31 में मैच कराइए शहर से और झील से। ये जो 5 ग्रेट्स लेक्स हैं यूएसए में कौन कौन सी हैं, जल्दी से लाइन से बताइए। वेस्ट से ईस्ट की तरफ बताइए। सबसे वेस्ट में सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, फिर एरी और लास्ट में ओंटारियो। यही है ना सीक्वेंस, जिसमें से ये जो मिशिगन लेक है ये टोटल यूएसए में सिचुएटेड है, और बाकी ये जो 4 हैं सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो ये बॉर्डर पे हैं, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। अगर पूछा जाए कि पूरी तरीके से यूएसए में कौन सी लेक है तो मिशिगन लगा देना। टोरंटो शहर ओंटारियो ये करेक्ट मैच है। शिकागो मिशिगन, डुलुथ सुपीरियर कई बार देखे हैं ना। और ये जो डेट्रॉइट है, डेट्रॉइट तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। डेट्रॉइट किसके लिए जाने जाते हैं, ये सिंबॉलिक चीज़ें हैं ऑटोमोबाइल की। डेट्रॉइट ह्यूरॉन के पास में नहीं है, ये एरी के पास में है, एरी लेक के पास में। ठीक है, मैं इमेज लगा दूंगा, पॉज कर लेना, देख लेना ठीक से। गलत पूछा था यहाँ पे, डी ऑप्शन सही है। 32 में ओपिसोमीटर, ओपिसोमीटर इससे क्या मेज़र किया जाता है। आपने मैप पे ये कर्व्ड लाइनें देखी होंगी, टेढ़ी मड़ी लाइनें देखी होंगी, इनके बीच में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं ये ओपिसोमीटर से किया जाता है। ठीक है, इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा। 33 में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेशन पार साइबेरियन यानी ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर अवस्थित है। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है, और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, सेंट पीटर्सबर्ग से, और ख़त्म कहाँ होता है, व्लादिवोस्तोक। इसकी लेंथ है लगभग 10,000 किलोमीटर है ना। स्टार्टिंग पॉइंट सेंट पीटर्सबर्ग और लास्ट पॉइंट क्या है, व्लादिवोस्तोक, व्लादिवोस्तोक। क्यूरिल द्वीप देख रहे हैं, क्यूरिल द्वीप के पास है, आपको लोकेशन दिखेगी व्लादिवोस्तोक की। अब ये क्वेश्चन तो उन्होंने बहुत कठिन पूछ लिया, क्योंकि ये तो बहुत जगह से होके जाती है, जैसे मास्को हुआ, कजान, ट्यूमेन, चिता, ये कौन याद रखेगा। तो कुछ जो मोटे मोटे हैं वो याद रख लो, मास्को तो याद रख ही रहो, कजान, चिता ये तो याद रहने वाले हैं नहीं। तो एक बार मैं मैप लगा दे रहा हूँ, पॉज कर लेना, और जो जो मार्क हैं जगह उनको एक बार देख लेना, तो शायद कुछ माइंड में बैठ हट जाए। यहाँ पे तीनों शहर हैं जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित है। 34 देखिए, 34 में कथन कारण का क्वेश्चन है। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। डिमांड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया का ही एग्जांपल ले लीजिए, 140 करोड़ जनसंख्या होने वाली है, 11,000 ट्रेन पर डे चलती हैं। तो क्या है, ये पॉपुलेशन का आकार ही तो बता रहा है, इसी के कारण ये चलाना पड़ रहा है। कारण में वही चीज़ लिखी है, जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग उतनी अधिक होगी। दोनों सही है, ठीक है। 35 देखिए, एक कमर्शियल वाटरवे है जिसका नाम है बिग ट्रंक रूट, व्यापारिक जलमार्ग, बृहद ट्रंक मार्ग। दुनिया का सबसे जो बिजिएस्ट सी रूट है वो कौन सा है, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है ना, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, इसी का नाम है बृहद ट्रंक रोड, रोड नहीं सॉरी रूट। दुनिया का जितना भी फॉरेन ट्रेड होता है, दुनिया का जितना भी फॉरेन ट्रेड होता है 1/4 हिस्सा इसी रूट के द्वारा किया जाता है। 36 देखिए, मैक्सिको की खाड़ी, बे ऑफ मैक्सिको में स्थित तेल के कुओं से अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल के परिवहन हेतु किस एक पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। ये काफ़ी अभी न्यूज में रही है, ध्यान रखना। बिग इंच पाइपलाइन, बिग इंच पाइपलाइन। ये जो कामिकन पाइपलाइन है ये रसियन पाइपलाइन है, रसिया में है, और ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से न्यूज में थी, क्योंकि इसमें लीकेज हो गया था, ये फट गई थी। कनेक्शन है रसिया से जर्मनी, रसिया से जर्मनी। और ये टैपलाइन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करती है, साउथ ईस्ट एशिया को। कामिकन याद रखें, नॉर्थ स्ट्रीम याद रखें, क्योंकि ये सब न्यूज में थी अभी तीनों। चलिए 37 देखिए, 37 क्षारीय भूमि सुधारक यानी केमिकल यूज्ड एज अ एल्कलीन लैंड रिफॉर्मर किसे बोला जाता है। क्षार ज़्यादा है, एल्कलीन की मात्रा ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, सोडियम ज़्यादा है। और सोडियम के बारे में जानते हैं, ये किलर है। किलर किसका है, ग्रोथ का, विकास का, डेवलपमेंट का, किसकी ग्रोथ का, प्लांट का, पौधों का। तो फिर हमें मिट्टी में एक ऐसी चीज़ डालनी पड़ेगी जो सोडियम को काट दे, है ना। और सोडियम को काटने वाली चीज़ होती है कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट मिलाया जाता है जिसे जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम, जिप्सम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बी ऑप्शन। इसका कभी कभी फार्मूला पूछ लेता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम होता है। कीजिए 38 कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के, ये क्या है, ये WTO का पुराना नाम है, कि उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है। WTO हो जाएगा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गेट बोलते थे, गेट।
वो इंग्लिश में दिख जाएगा आपको, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। स्थापना बताइए जल्दी से। 1995 में एक और हुआ था अपना मिड डे मील, है ना। मिड डे मील का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, पीएम पोषण। ठीक है। 39 में ये पूछ रहे हैं, कथन में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। बिल्कुल माना जाएगा, प्लासी के युद्ध में परचम फैला दिया था इसने 1757 में। 1757 हुआ और 1764 हुआ, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। इन दोनों वॉर ने अंग्रेजों के आधिपत्य पर मोहर लगा दी थी। फिर आप इसके बाद देखते हैं 1775 मराठा वॉर स्टार्ट हो जाती है। 1767 मैसूर वॉर स्टार्ट हो जाती है। सब कूद कूद के सब इधर ही आ जाते हैं, क्योंकि हिम्मत आ गई थी 1757 से और 1764 के वॉर से अंग्रेजों में हिम्मत बहुत ज़्यादा आ गई थी। कारण में वही लिखा है, प्लासी के युद्ध विजय द्वारा उसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। सही है, दोनों सही है। 40 कीजिए। 40 में क्या है, फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर। देखिए अब ये सब आसान हो गया ना। 1767 कब तक, 1799। क्या हो जाता है यहाँ पे, टीपू सुल्तान निपट जाते हैं। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। सही है। 1799 अंग्रेज टीपू सुल्तान। सही है। सी ऑप्शन में लिखा है, इस वॉर में विजय के बाद अंग्रेजों ने मैसूर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अंग्रेजों ने मैसूर को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। एक वंश हुआ करता था अडयार वंश, जिसको एक समय पर हैदर अली के द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो इन लोगों की फिर से एंट्री होती है अंग्रेजों के माध्यम से। तो गलत यही हो गया। चौथा है, इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलिस्ली थे। सारे फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, गलत बताना था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ आया। चलिए 40 में देखिए, यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित पेयर्स में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे चारों इंपॉर्टेंट है। सिंध का विलय, एनेक्सेशन ऑफ सिंध। सिंध रीजन पर जो शासन करने वाले लोग थे उन्हें बलूची चीफ बोला जाता था या फिर अमीर ऑफ सिंध कहा जाता था। ये सिंध रीजन समझ रहे हैं ना, सिंध क्षेत्र ये बहुत बड़ा क्षेत्र था। जैसे आप इंडिया का अगर वेस्टर्न पार्ट देखते हैं तो ये जो राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब रीजन है पाकिस्तान का, अफगानिस्तान है, ये पूरा रीजन सिंध का आता था। मैं यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये जो रीजन था पूरा, ये सिंध कहा जाता था। ठीक है, ये पूरा सिंध रीजन था। और यहाँ पे आप पिक्चर से क्लियर देख सकते हैं कि ये एंट्री पॉइंट हुआ करता था वेस्टर्न रीजन का। पश्चिम का एंट्री गेट भी इसे बोला जाता था, सिंध रीजन को। इसलिए ब्रिटिश लोग हमेशा डरते थे कि रसिया कहीं पर्सिया और अफगानिस्तान के माध्यम से इस जोन से एंट्री कर सकता है, क्योंकि इसी टाइम पे 1843 में एंग्लो रसियन राइवलरी भी चल रही थी। इसी डर के कारण अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को अपने आधिपत्य में लिया था। और भी बहुत सारे रीजन्स थे, जैसे ये जो सिंध के पोर्ट हुआ करते थे, बंदरगाह हुआ करते थे, तो पोर्टों का अलग इंपॉर्टेंस था। तो ये करेक्ट मैच है। ठीक है, सिंध का विलय जो हुआ था वो 1843 में हुआ था। ठीक है। दूसरा है पंजाब का विलय, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। एंग्लो सिख वॉर, जो आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है पंजाब का विलय, वो उसी का रिजल्ट है। पहला वॉर होता है 1845 में। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चीज़ें लिंक हो जाती हैं तो ध्यान रखा कीजिए। और पहली एंग्लो सिख वॉर ये पहली है। पहली एंग्लो सिख वॉर 2 साल तक चलती है, 1845 से 46, लगभग 1 साल मान लीजिए। फिर दूसरी एंग्लो सिख वॉर होती है, ये भी 1 साल तक रहती है, 48 से 49, 1 साल युद्ध लड़ा जाता है। और यहाँ पे सेकंड सिख वॉर में यहाँ पे पूरी तरीके से पंजाब कंट्रोल में आ जाता है अंग्रेज़ों के। ठीक है, पूरा पंजाब कंट्रोल में आ जाता है। और ये 1849 यहाँ पे आप देख रहे हैं, सेकंड वॉर का समय जो है वो वही है। पंजाब का विलय 1849 सही है। नागपुर का विलय ये 1853 सही है कि गलत है? बिल्कुल करेक्ट है। जबकि ये जो अवध का विलय लिखा ये 1848 का नहीं है, 56 में। ठीक है, 48 गलत है, गलत बताना था ना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 42 में क्या पूछा है, यहाँ पे मैच करा दीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, संस्था से और उनका स्थापना वर्ष से। यहाँ पे देखिए, आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है। कौन करता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेद समाज की इसकी स्थापना की जाती है 1864 में केशव चंद्र सेन के द्वारा। और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा 1867 में। और देव समाज की स्थापना, इनके संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री, 1887। ये सभी लाइन से मैच है, तो इसका 1 2 3 4 हो जाएगा। चलिए 43 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात नहीं है? यहाँ पे आपको 3 लोगों के नाम याद रखना है, नन्यन, टिक्कन और एररन।
इन तीनों लोगों को पोएट ट्रायो बोला जाता था, ठीक है, या फिर कवि त्रय बोला जाता था इन तीनों लोगों के ग्रुप को। और इन तीनों का योगदान कहाँ पर आया? तेलुगु लिटरेचर में, तेलुगु साहित्य में। महाभारत का जो तेलुगु अनुवाद था उसकी शुरुआत की गई थी नन्नन के द्वारा, ठीक है, इन्होंने शुरुआत की थी, जबकि इसको ख़त्म किया गया था टिक्कन और एरियन के द्वारा। याद रह जाएगा, इन दोनों के द्वारा ख़त्म किया गया था अनुवाद को, शुरुआत की थी नन्नन ने। तो ये तीनों लोग तो एंगेज थे इस काम से, लेकिन कम्बन नहीं थे। और कम्बन को हम लोग किस रूप में जानते हैं? इन्होंने रामायण को तमिल वर्जन में लिखा हुआ है। तमिल की जो रामायण है इसे राम अवतारम बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसी राम अवतारम को लिखा है कम्बन ने। तो यहाँ पे एक रामायण से संबंधित हो गए और बाकी 3 महाभारत से, ठीक है। चलिए 44 देखिए, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक सबसे पहले घटित हुई? यहाँ पे सबसे पहली घटना होती है रूलेट एक्ट विधेयक का पास होना। ये कब होता है? ये मार्च 1919 की बात है। जब ये विधेयक पास हो जाता है तो इसी के विरोध में तो ये जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते हैं लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे जलियांवाला बाग जो मासेकर हुआ ये बाद में ही हुआ होगा विधेयक के पास होने के बाद। और इसकी डेट तो हम लोग को याद होना चाहिए, 19 अप्रैल 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृत अधिवेशन इसी ईयर में दिसंबर के मंथ में। आप ज़्यादातर देखेंगे कि ये जो सेशन हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो नवंबर दिसंबर में हुआ करते थे, मोस्टली नवंबर दिसंबर में हुआ करते थे। तो यहाँ पे ये दिसंबर में सेशन हो गया और जो लोग यहाँ पे मरे थे श्रद्धांजलि दे दी गई। फिर 1 साल बाद 1920 में तिलक साहब की मृत्यु हो जाती है। 45 में पूछा गया है गांधी इरविन समझौता, आसान है। गांधी इरविन समझौता, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, 5 मार्च 1931। इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हम लोगों को इसके रिजल्ट जानना बहुत ज़रूरी है, इससे हुआ क्या क्या था। सबसे पहली बात याद रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गई थी। कहाँ पे पार्टिसिपेट करना? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। दूसरा यहाँ पे काम हुआ था कि जितने भी प्रिजनर्स थे उनको छोड़ दिया गया था, जेल से रिहा कर दिया गया था। लेकिन जो वायलेंट क्राइम में इन्वॉल्व थे उनको नहीं छोड़ा गया था, जैसे भगत सिंह हुए, राजगुरु हुए, सुखदेव हुए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी बहाली कर दी गई थी, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जिन पर बैन लगा हुआ था, ठीक है। तो वो सारे ऑर्डिनेंस जो थे, कानून थे, उनको हटा दिया गया। और इसके साथ साथ सॉल्ट टैक्स, नमक पर जो कर लगता था, वो भी हटा दिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को भी विड्रॉ कर लिया। ये कुछ बातें आप लोग याद रखना। 46 में यहाँ पे आपको 2 बॉडी दिख रही हैं, 2 संस्थाएं दिख रही हैं। पहली बॉडी का नाम है ग्राम सभा और दूसरी बॉडी है ग्राम पंचायत। इन दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए। ग्राम सभा के बारे में लिखा है स्थानीय नागरिकों की एक आम सभा होती है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्थानीय नागरिक 18 साल के ऊपर होना चाहिए और इन सभी वोटर्स का नाम मतदाता सूची में भी रहना चाहिए। यानी 18 वर्ष पूरी कर चुके सभी मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में है, तो उस गांव में रहने वाले जितने लोगों का नाम इस मतदाता सूची में है, इन्हीं सब लोगों से मिलकर ग्राम सभा बनती है। अब यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि उस गांव का अगर व्यक्ति है तो वोटर लिस्ट में तो नाम हो गई, ये ज़रूरी नहीं होता है। आपने देखा होगा कि उसी गांव का निवासी का नाम मतदाता सूची में नहीं होता है, ये अपडेशन प्रॉब्लम होती है और वो वोट भी नहीं कर पाता है सरपंच के इलेक्शन में। तो फिर उस कंडीशन में वो ग्राम सभा का सदस्य नहीं माना जाएगा। क्लियर है? और ग्राम पंचायत ये ग्राम सभा की एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ग्राम सभा एक परमानेंट बॉडी होती है, ध्यान रखना, ये डिसॉल्व नहीं होती है। अब गांव के लोगों को रिप्लेस कैसे कर दोगे? दूसरे गांव के लोग थोड़ी ना आ जाएंगे, है ना। ये परमानेंट बॉडी है। और ग्राम पंचायत जानते हैं ये टेम्प्रेरी बॉडी है, इलेक्शन से आते हैं। इसमें सरपंच रहता है, इसमें वार्ड मेंबर रहता है, इसमें सचिव रहता है। और ग्राम सभा ये तो गांव के लोग ही हैं, बस 18 साल से ऊपर होना चाहिए और उनका नाम इस लिस्ट में होना चाहिए। क्लियर है? दोनों सही है यहाँ पर। चलिए 47 देखिए, यहाँ पे बताना है एक कार्य भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 324 है ना, 324। वोटर लिस्ट का निर्माण करना, उसका रखरखाव करना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। निर्वाचन क्षेत्रों का डिलिमिटेशन करना, परिसीमन करना, ये भी काम होता है। ये जो नोटिफिकेशन है इसको इशू कौन करता है? ये तो प्रेसिडेंट साहब करते हैं ना। अगर लोकसभा राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, संसद के लेवल पर प्रेसिडेंट करते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के केस में कौन कर देगा? गवर्नर साहब कर देंगे, ठीक है। आचार संहिता का निर्माण करना, ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है। यहाँ पे काम कौन सा नहीं है? यहाँ पे काम नहीं पूछा था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इशूइंग नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, ये प्रेसिडेंट के द्वारा इशू होता है और स्टेट लेवल पर गवर्नर के द्वारा। इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी है, 1+2। एक का मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो 2 है वो इलेक्शन कमिश्नर। 48 देखिए, राज्य विधान परिषद में विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य रहते हैं, ठीक है। क्लियर इतना?
लेकिन उनकी संख्या कितने से कम नहीं हो सकती, 40 से कम नहीं हो सकती। ये बातें किसके बारे में पढ़ रहे हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, परिषद के बारे में पढ़ रहे हैं। परिषद में मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? 1/3 होंगे। जितने भी विधानसभा में मेंबर होंगे उन मेंबर्स का 1/3 ये मैक्सिमम संख्या है। और मिनिमम कितना रहेगा? 40 रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर विधानसभा की बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, तो यहाँ पे मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? हम लोग 500 पढ़ते हैं। और कम से कम संख्या कितना पढ़ते हैं? ये 60 पढ़ते हैं। तो ये दोनों फैक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली में याद रखें और ये दोनों फैक्ट काउंसिल में याद रखें। जैसे राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, परमानेंट हाउस है, उसी तरह विधान परिषद भी परमानेंट हाउस है, विघटन नहीं होता है। चलिए जल्दी से बताइए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इनका क्रिएशन किस आर्टिकल के द्वारा होता है? चलिए बता देते हैं, 169। ये याद रखा करें, इंपॉर्टेंट होता है। 49 में पूछा है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने हेतु महान्यायवादी यानी AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करता है जिसके पास, AGI को क्या बोला जाता है? भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील, यही बोलते हैं ना, भारत सरकार का वकील, जो कानूनी मामलों में भारत सरकार को असिस्ट करता है। और इनका उल्लेख है आर्टिकल 76 में, ये भी हम लोग जानते हैं। 76 में एलिजिबिलिटी पूछा है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और इनके बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ये इनको बोलने का अधिकार होता है सदन में, हाउस में, और भाग लेने का भी अधिकार होता है, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं होता है। वोट तो नहीं दे सकते ना, सांसद थोड़ी ना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थोड़ी ना है। बोलने का राइट और भाग लेने का राइट इसलिए दिया जाता है क्योंकि भाई भारत सरकार के वकील है, इनको पता भी तो होना चाहिए सरकार कर क्या रही है। तो इन साहब को बिठा दिया जाता है हाउसेस में, सदन में, कि जो चर्चा चल रही है समझ लो। क्योंकि AGI साहब कुछ जाने रहेंगे तभी तो सुप्रीम कोर्ट में बहस कर पाएंगे, भारत सरकार का पक्ष रख पाएंगे। चलिए 50 देखिए। 50 में फंजाई के बारे में पूछा है, कवक के बारे में पूछा है। ये इनका बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग मशरूम का पढ़ते हैं, है ना। मशरूम जो है वो कवक है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स से मतलब है कि इनके पास क्लोरोफिल तो होता नहीं है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये खाना बना नहीं पाएंगे खुद का, और अगर खाना नहीं बना पाएंगे तो ये जिंदा कैसे रहेंगे? दूसरे पर डिपेंड होना पड़ेगा इनको। तो ये जो डेड या फिर मरा हुआ या फिर डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर रहता है, यही सब इनका फूड होता है, खाना होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही लिखा है, कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करता है, लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, दूसरा गलत है। और ये कॉमन सी बात इनके बारे में याद रखना, ये सिंगल सेल भी होती हैं और ये मल्टी सेलुलर भी होती हैं। और आप अगर इनकी स्पीसीज़ के बारे में जानेंगे तो 1,44,000 प्रकार की सिर्फ प्रजातियां हैं फंजाई की, कवक की। ये जो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट लिखा है, फंजाई गेट देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे समझ रहे हैं ना कितना बड़ा इनका रोल है इन्वायरमेंट में। गंदगी को साफ कर रहा है, रिसाइकलिंग में इनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। जो एडिबल फंजाई है वो तो हम लोग खा ही लेते हैं, जैसे मशरूम है। इनके अलावा बहुत सारे फंजाई ऐसे होते हैं जो प्लांट ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, पौधों की वृद्धि में भी हेल्प करते हैं। जैसे हम लोग माइकोरेजिया वाला जो एसोसिएशन पढ़ते हैं उनमें कवक का बहुत बड़ा रोल है, और ये दवा के रूप में भी काम आते हैं, एंटीबायोटिक बनती है फंजाई की, कवक की, है ना। तो बहुत बड़ा रोल है इनका भी। चलिए 51 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, बिडाल टेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है। ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। टाइफाइड कैसा रोग है? बैक्टीरियल है या फिर वायरल है? वायरल नहीं होता है, ये बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है, बैक्टीरिया से होती है। 52 में है, कथन कारण का क्वेश्चन है। पूछा गया है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, ये सही है गलत है? सही है, आसान है। कारण में क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं ऊन ऊष्मा रोधी है, हीट रेजिस्टेंट है, और इसमें एयर ट्रैप कर जाती है फाइबर्स के बीच में। एयर ट्रैप कर रही है, एयर ट्रैप होने का मतलब एयर का यहाँ पे रोल होगा, है ना। पहली बात तो ये बताइए, ये जो ऊष्मा रोधी लिखा है, हीट रेजिस्टेंट लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये बैड कंडक्टर हुआ हीट का। बैड कंडक्टर का मतलब होता है कि यहाँ से हीट पास नहीं हो पाएगी। और ये जो एयर है ये गर्म एयर है, ये आपकी बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर ऊन की एक लेयर है, यहाँ पे ये हीट ट्रैप है। तो आपकी बॉडी की जो हीट है वो तो बाहर नहीं जा पाएगी ना। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि ये जो ऊन की लेयर्स हैं ये इंसुलेटर का काम कर रही हैं, अभी पढ़ा ना, ये ऊष्मा रोधी है, बैड कंडक्टर है। तो बैड कंडक्टर हुआ तो ये हीट बाहर नहीं जा पाएगी, तो आपकी बॉडी गर्म रहेगी। और चूंकि ये जो वूलन है, ऊन है, ये खुद एक एनिमल का कपड़ा है ना, एनिमल के रेसे हैं, एनिमल फैब्रिक है। और एनिमल फैब्रिक जो होता है उसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद हीट जनरेट करते हैं। तो आपकी बॉडी की हीट तो है ही, बाकी फैब्रिक की भी हीट यहाँ पे कंबाइंड इफेक्ट हो जाता है, तो आपको सर्दी नहीं लगती है। ठीक है, तो चलिए 53,
यहाँ पे पूछा गया है रेडिएशन द्वारा ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र है इसके लिए किस मीडियम की आवश्यकता होती है। हीट ट्रांसफ़र के लिए आप जानिए हीट ट्रांसफ़र कैसे कैसे होता है। हम लोग कंडक्शन पढ़ते हैं, है ना, कंडक्शन पढ़ते हैं, हम लोग कन्वेक्शन पढ़ते हैं। ये टर्म्स आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते रहते हैं। कंडक्शन के लिए मीडियम चाहिए होता है सॉलिड, ठीक है, सॉलिड। जैसे मैं एग्जांपल दूँ यहाँ पे स्टील की रॉड का, ये स्टील की रॉड है, यहाँ पे आप एक पॉइंट पे गर्म कर रहे हैं इस स्टील की रॉड को, तो ये पूरी स्टील गर्म हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करेंगे। पहले ये गर्म होगा, फिर ये हीट ट्रांसफ़र करेगा, फिर ये आगे फॉरवर्ड होगी। तो आपको बस यहाँ पे इतना जानना है कि अगर कोई सॉलिड चीज़ है और ये गर्म हो रही है तो ये कंडक्शन के द्वारा ही हो रही है। क्लियर है। कंडक्शन को हिंदी में चालन बोलते हैं। और जबकि अगर लिक्विड की बात हो या फिर गैस की बात हो, इसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो वो कन्वेक्शन के माध्यम से होती है, संवहन के माध्यम से होती है। एक बर्तन में आप पानी गर्म कर रहे हैं तो ये जो पानी गर्म हो रहा है नीचे से लेके ऊपर तक, इसमें कौन सा प्रोसेस फॉलो हो रहा है, इसमें कन्वेक्शन हो रहा है। और जबकि ये जो रेडिएशन है, रेडिएशन के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 54 देखिए, यहाँ पे ये मैच करा दीजिए। जाइलम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है, ये सब हम लोग जानते हैं। जाइलम से आप लोग जल याद रखा करें और फ्लोएम से आप लोग फूड याद रखा करें। प्लांट के अंदर जो भोजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फ्लोएम हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। और ये जो जल का ट्रांसपोर्टेशन लिखा है तो ये जाइलम हो जाएगा। और आप लोग प्लांट के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्लांट क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन भी करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। किसी भी प्लांट के तने में या फिर पत्तियों में जो भी पानी का कंटेंट है, पानी का अमाउंट है, ये कंटेंट एवापोरेट भी होता है। तभी हम लोग पढ़ते हैं कि जो मरुस्थल में पौधे होते हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है नेचर के द्वारा जिससे कम से कम एवापोरेशन हो, उनकी बॉडी में जो भी पानी हो वो वाष्पित ना हो, वो उनकी बॉडी में बना रहे। जैसे हम लोग नागफनी के बारे में पढ़ते हैं तो नागफनी की विशेषता क्या है, एवापोरेशन कम से कम होता है उनकी पत्तियों से। और ये एवापोरेशन होता किससे, कहाँ से होता है, पत्तियों में कौन सा यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा भाग पार्टिसिपेट करता है, उसका नाम है स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा। ये जो आपको डी ऑप्शन में लिखा हुआ है रंध्र, स्टोमेटा, तो इसका रोल कहाँ पे हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन में। ठीक है, तो अब एक ही बचा मूल रोम यानी रूट हेयर्स। ये क्या करेंगी, ये जल को अवशोषण कर लेंगी। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा। 55 में पूछ रहे हैं ये जो किडनी में स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है, इसका कंपोजिशन क्या है, ये किस चीज़ की बनी होती है। तो ये तो हम लोग पढ़ते रहते हैं। 55 कैल्शियम ऑक्सलेट ना। चलिए होमवर्क कीजिए, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। किडनीज में हम लोगों ने एक आर्टरी पढ़ी थी, याद आ रहा, एक आर्टरी पढ़ी थी, उसका नाम बताइए कौन सी है। उसका नाम क्या रीनल आर्टरी है, इसको वेरीफाई करके बताना। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इमेजेस से दिखाया है। चलिए फिर 56 कर लीजिए। ये तो बड़ा आसान है, स्कर्वी लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। यहाँ पे विटामिन ई लिखा हुआ है, ये गलत है, बाकी सब सही मैच है। विटामिन B6 स्किन डिसीज़, विटामिन B12 एनीमिया, और विटामिन ई इंपॉर्टेंट है जनन शक्ति में कमी, रिडक्शन एंड फर्टिलिटी। सही मैच है, तीनों सही मैच है। 57 इंपॉर्टेंट है, कायिक प्रवर्धन किस प्रकार का जनन का उदाहरण है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसको हम लोग देखते रहते हैं, प्लांट कटिंग के माध्यम से जो दूसरा प्लांट तैयार होता है। जैसे एक गमले में प्लांट लगा हुआ है ना, एक गमले में प्लांट लगा हुआ है, इतना हिस्सा काट के इतना हिस्सा दूसरे गमले में लगा दिया तो फिर से प्लांट बन गया, यही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हुआ नहीं, ये कैसा हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, अलैंगिक जनन हुआ, ये ऑप्शन सही है। 58 में पूछा है कॉन्वेक्स लेंस के बारे में यहाँ बताना है। चारपहिया में जो हेडलाइट लगी है, इस हेडलाइट से आप क्या उम्मीद करते हैं कि इसका प्रकाश ज़्यादा एरिया को कवर करे या फिर कम एरिया को कवर करे, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करे, है ना। वही चीज़ हमने यहाँ पे बनाई है, ये लेंस ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है। तो जब प्रकाश एक पॉइंट से निकल के ज़्यादा एरिया को कवर करे, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे ये जो लाइट है ये डाइवर्ज हो रही है या फिर कन्वर्ज हो रही है, ये डाइवर्ज है। और वही जब उत्तल लेंस होता है तो यही लाइट कन्वर्ज हो जाती है, कम क्षेत्र को कवर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस के बारे में अभिसरित हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। 59 में है निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौम जल स्तर में कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। ग्राउंड वाटर लेवल में कमी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो जनसंख्या आग बंद करके कर दिया करो, जनसंख्या ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, हर घर में नल चाहिए, हर घर में समरसेबल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कृषि प्रधान देश भी है तो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए भी पानी चाहिए, तो बोरिंग भी चाहिए हर खेत में, है ना। जहाँ पे नदियाँ नहरें हैं वहाँ तो ठीक है,
लेकिन जहाँ पर नदी नहरें नहीं है वहाँ पे क्या होगा, ट्यूबवेल होंगे, बोरिंग कराएंगे, तो इन सबसे वाटर लेवल तो कम हो ही रहा है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जल संसाधन का कुप्रबंधन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ती जनसंख्या भी सही है, लेकिन अत्यधिक वर्षा तो इसको फेवर करती है ना वाटर लेवल को बढ़ाने में, ये इसके अगेंस्ट में थोड़ी ना है। डी ऑप्शन सही है, जो उत्तरदायी नहीं है वाटर लेवल कम करने के लिए। इससे तो वाटर लेवल बढ़ता है, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है। चलिए 60 कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यानी NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में बताना है क्या गलत है क्या सही है। यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय है, ऑटोनॉमस बॉडी है, और मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करती है। और इसका प्रचलन वर्ष 1999 नहीं है, 1995 है। दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, कीजिए इतना कीजिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।